ये 1.8 है, होंडा सिविक फुली लोडेड है। ये यूजी वाला जो 3 कैमरों वाला जो आता है, तो ये गाड़ी यूं रोड के साथ ऐसे बिछ जाती है। लोग वैसे बात करते हैं कि जिसकी फ्यूल एवरेज नहीं अच्छी, हालांकि मैंने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये रिबॉन की तरह बार बार नीचे नहीं लगती। अगर मैं इसकी सारी चीजें चेंज कराऊं ना, जैसे ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर सब कुछ करवा तो ये मुझे 8,000 रुपए पड़ती है। देखिए होंडा बेसिकली जो है वो है कंफर्ट के लिए। ठीक है, मतलब आपको कंफर्ट चाहिए तो आप होंडा की तरफ जाते हैं। आज के ज़माने से मैं इसमें जो मिस करता हूँ वो मैं पार्किंग सेंसर्स मिस करता हूँ। मेरी तरफ से ये 110% रिकमेंडेड है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, इट इज़ द 9th जनरेशन ऑफ होंडा सिविक, जिसको रीबर्थ भी कहते हैं। और इसके आज हम फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इस गाड़ी के अंदर फ़ीचर्स हैं। और पाकिस्तान में ये जब लॉन्च हुई थी, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2012 में ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी आफ्टर रीबॉर्न, और 2016 तक ये पाकिस्तान प्रोडक्शन में रही थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया था सिविक एक्स के साथ। और इस टेन्योर के अंदर 2015 में इसमें फेसलिफ्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और आज मेरे साथ उसके ओनर मौजूद हैं, इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे आप बताइए कि ये गाड़ी आपने कब ली थी? ये गाड़ी मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है। ठीक है। कोई मुझे हो गए 6 माह इसको ड्राइव करते हुए। ठीक है, हाँ जी, सही है। और जब आप ये गाड़ी ले रहे थे, आपके पास और भी कोई ऑप्शंस थी? मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस थी। जैसे मेरे पास होंडा सिटी की ऑप्शन थी, जैसे मेरे पास जो है एल्सवेन की ऑप्शन थी, और स्विक एक्स की भी ऑप्शन थी। ठीक है, मतलब इस तरह करके मेरे पास 4-5 ऑप्शंस थी। ठीक है। मतलब किस बजट में आप ढूंढ रहे थे गाड़ी? मैं बजट में ढूंढ रहा था, कोई मतलब 31 से 32 के बजट में ढूंढ रहा था गाड़ी। ठीक है। और उस वक्त आपके पास न्यू कार की वो ऑप्शंस थी? जी, मेरे पास ऑलमोस्ट न्यू, उसमें 2 न्यू कार आ सकती थी। जैसे होंडा सिटी आ सकती थी और ये ऑल्सवेन 1.5 लुमेर आ सकती थी। ठीक है। और आपका बेसिकली परचेज डिसीजन जो था, एक थॉट प्रोसेस था आपका, वो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर आपने न्यू कार छोड़ के रीबर्थ की तरफ क्यों गए? क्योंकि देखिए, हर बंदे का एक माइंड होता है। मेरा माइंड ये था कि एक्चुअली उस वक्त भी मेरे पास, मैं शुरू से होंडा लवर हूँ। ठीक है। मतलब सबसे पहले मेरे पास सिटी थी। उसके बाद जब से मैंने सिटी को ड्राइव किया ना, मतलब होंडा का मैंने कंफर्ट देखा और ये सब चीज़ें देखी, तो उसके बाद से फिर मैं होंडा लवर ही हो गया। ठीक है। तो इसको लेने का मकसद यही था कि एक तो ये गाड़ी जो है, मैं उस वक्त अगर मैं थोड़ी और पैसे डालता तो मैं स्विक एक्स भी ले सकता था। सही है। ठीक है, जो इसकी 10th जनरेशन है। वो मैंने इसलिए नहीं परचेज़ की कि एक तो वो गाड़ी बॉडी वाइज हल्की थी। ठीक है, ये गाड़ी चूंकि पहले की बिल्डअप हुई थी, इस वजह से मैंने इसको प्रेफरेंस दी। और इसका जो गियर सिस्टम है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। ठीक है, आप देखें तो इसमें 1, 2, 3 आप मैनुअल इसको ड्राइव कर सकते हैं। डी पे आप इसको जो है वो ऑटो भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब एज एन पिक हर लिहाज से इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी थी। और उस वक्त मैंने सुना था कि सिविक एक्स के काफ़ी उसके जो है वो ये स्टीयरिंग के मसले आ रहे थे, 1-2 और भी मसले आ रहे थे। इस वजह से भी फिर मैंने उस गाड़ी को प्रेफरेंस नहीं दी, फिर मैंने इसको प्रेफरेंस दी। अच्छा, ठीक है। यानी एक तो खैर इसके स्टीयरिंग जो है वो पावर स्टीयरिंग है, जो रिबॉर्न में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, उसके बाद एक ही अपग्रेड इसमें आई थी। और आपने ट्रांसमिशन की बात की, एक तो इसका वेरिएंट मुझे बता दें गाड़ी का कौन सा है, और इसकी इंजन पावर और ट्रांसमिशन का बता दें। सर, ये जो है ये 1.8 है, होंडा सिविक फुली लोडेड है। ये यूजी वाला जो 3 कैमरों वाला जो आता है, और आगे भी पीछे भी, और ये अंदर भी एक इसके कैम है, और क्रूज कंट्रोल है, और मल्टीमीडिया है इसका स्टीयरिंग सारा। और ये 1.8 है, और आई थिंक ये 176 जो है इसकी हॉर्स पावर है, और 220 न्यूटन मीटर टॉर्क है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, इसके जो पावर फिगर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम थे। वो 170 जो ऑड आप बता रहे हैं ना, रफली वो इसका टॉर्क है जी, और तकरीबन 140-145 इसका हॉर्स पावर है। हाँ जी। ठीक है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो 5 स्पीड ऑटोमेटिक, जो कि प्रोस्मेटिक उस वक्त आती थी। जी बिल्कुल, वही है। और आपका जो डिसीजन आपने मेकिंग इसकी की थी, वो मैं ये समझाऊं कि आप एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी से इंप्रेस हुए थे। जी
बिल्कुल। और नंबर 2 आप इसकी परफॉर्मेंस है। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें तो जो है कि ये अगर मैं उस वक्त होंडा सिटी भी लेता तो ठीक है, होंडा सिटी एक तो देखिए वो अंडर पावर है 1.2 जो है, अगर मैं उसमें ऑटोमेटिक में भी जाता या मैनुअल में भी जाता, एक तो वो 1.2 जो है वो है उसकी इंजन पावर भी कम हो जाती है। और मजे की बात बताऊं आपको तो आप हैरान होंगे, सब पहले तो मैंने 1.2 न्यू होंडा सिटी ही ली थी, लेकिन जब मैंने उसको ड्राइव किया ना तो एक तो वो एसी के ऊपर थोड़ी सी बैठ जाती थी। कौन सा सीवीटी वर्जन था? उसका सीवीटी वर्जन था। एक तो वो एसी के ऊपर थोड़ी सी बैठ जाती थी, सही है। और दूसरा जो है वो हल्की भी काफी थी, मतलब एज एन आपके करीब से अगर कोई मतलब में आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपके करीब से कोई चीज गुजरे तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ जाएगी। इसके साथ ऐसा नहीं है। और जब हम उसको 160, 140, 150 पे ड्राइव करते हैं तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं गाड़ी उड़ ना जाए। अब इसको 160, 170 पे या 140 पे आप ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी यूं रोड के साथ ऐसे बिछ जाती है। हाँ नहीं, दोनों की क्योंकि इंजन पावर में भी बहुत डिफरेंस है, और क्योंकि ये मॉडल कौन सा है? ये 2016 है जी। 2016 मतलब जो लास्ट में आ रहा था, आखिर में आया था। ठीक है, मतलब 2016 की गाड़ी और वो भी 1.8 और आजकल की 2022 या 2023 की सिटी में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वैसे भी ये मॉडल जो है बड़ा लोगों में पसंदीदा था, ऑल्दो कि इसकी सेल्स उस तरह नहीं हो पाई थी जिस तरह रिबॉन की थी या फिर सिविक एक्स की बाद में हुई थी, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड मॉडल। पहले इस गाड़ी को इतना पसंद नहीं किया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर जब अब पीछे जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई हुई और गाड़ियों के रेट तो बहुत ही ऊपर गए, तो इस वजह से भी ये एक बजट कार बनती गई है। मतलब आप 1.8 ले रहे हैं 31 में या 32 में, आपको एक अच्छी गाड़ी मिल रही है, साफ सुथरी, ठीक है, और उसकी मतलब पावर भी बहुत अच्छी है। और लोग वैसे बात करते हैं कि जिसकी फ्यूल एवरेज नहीं अच्छी, हालांकि मैंने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको लोकली चलाएं, आराम से सुकून से चलाएं, 50-60 के ऊपर चलाएं तो ये आपको 11 आराम से देती है। अगर आप इसको खींच के चलाएंगे तो ये फिर भी 9.5-10 आराम से करती है। और ये विदेशी बता रहे हैं? ये मैं आपको विदेशी बता रहा हूँ, विदेशी ये 11, 10, 10.5, 11 आराम से करती है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली रिबॉन से तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। रिबॉन भी थी हमारे पास, तो वो कोई करती थी 8, 8.5, 9, बस इससे ऊपर नहीं जाती थी वो। ठीक है, मतलब उस कंपैरेटिवली रिबॉन से इसकी जो है फ्यूल एवरेज ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है, और इसकी सस्पेंशन भी उससे बहुत बेहतर है। ये रिबॉन की तरह बार बार नीचे नहीं लगती। ठीक है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी उससे कंपैरेटिवली बेहतर है। बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं कि अगर इसमें 3-4 लोग बैठेंगे तो ये फिर भी लगेगी, ये फिर भी नहीं लगती। रिबॉन चूंकि लगती थी, उसमें तो 2 बंदे भी बैठे हो तो वो नीचे लगती थी। ठीक है, और इसकी लॉन्ग रूट पे आपने क्या एवरेज कैलकुलेट की है? सर मैंने लॉन्ग रूट पे इसकी एवरेज जो कैलकुलेट की है, मैं इसको, आप लॉन्ग पे जा रहे हो ना तो आप कहें कि आप 1800 सीसी में बैठे और आप 120 पे जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। खुद मतलब आपका पाँव ऐसी मतलब ऊपर चली जाती है स्पीड आपकी। मैं जब लास्ट टाइम इस्लामाबाद गया हूँ तो मैंने इससे जो है ये 130, 140 पे मतलब 120 के ऊपर ही चलाई है मैंने, तो इसने मुझे 13.2, 13.3 आराम से दिया है। और अगर मैं 120 पे चला तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये 14 जरूर देती या 13.5 जरूर देती, लेकिन 13 जरूर देती है ये। ठीक है, व्हिच इज अ गुड एवरेज कंसीडरिंग कि 1.8 लीटर इंजन है। लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है ना कि आप अपनी गाड़ी के जो लुब्रिकेंट्स हैं, मतलब इसका ऑयल है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, आप उसको एक तो अच्छा डलवाएं और टाइम से इसको चेंज करें तो ये आपको देती है एवरेज और आपका काम भी नहीं निकालती। नहीं, गाड़ी की परफॉर्मेंस तो आपकी एनहांस होती है, जो गाड़ी को चला रहा है उसको किस हद तक मेंटेन रखता है उसी के अकॉर्डिंगली। अब आपने ये जो बात की है इसके ऑयल चेंज करवाने, मुझे आप साथ साथ ये भी बता दें इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसका ऑयल चेंज एक तो आप कितने किलोमीटर्स के बाद करवाते हैं और उसकी क्या कॉस्ट आती है, जिसमें ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर वगैरह भी चेंज होते हैं, एयर फिल्टर। चूँकि होंडा का जो है वो आप ऑयल फिल्टर जो है वो चलाते हैं तो वो 10,000 चलता है, ठीक है। एक आप अगर आपने ऑयल फिल्टर चेंज किया तो जब दूसरी बार में आप ऑयल चेंज करने जाते हैं तो आपको ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है, आपको सिर्फ ऑयल डलवाना पड़ता है, जो कि जब पीछे रिसेंटली था तो 3800 का था। और अगर मैं इसकी सारी चीज़ें चेंज कराऊँ ना, जैसे ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर सब कुछ करवा तो ये मुझे 8,000 रुपये पड़ती है, तकरीबन 5,000 किलोमीटर पे 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराना पड़ता है। वही मैं आपको बता रहा था, जैसे इसका एयर फिल्टर जो है वो भी आप 10,000 चला के चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर भी 10,000 पे और ऑयल इसका सिर्फ 5,000 पे होता है, और वो जो कि 8,000 पे आपका लग जाता है। ठीक है, मतलब उस वाइज अगर देखें मेंटेनेंस वाइज तो इतनी कॉस्टली नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, और इसके कोई पार्ट्स का भी कोई इशू नहीं है और इसके पार्ट्स भी रीजनेबल हैं।
रीजनेबल है। और आप होंडा से इसके कोई पार्ट्स चेंज करवाते हैं या फिर आफ्टर मार्केट? जी मैं होंडा से भी करवा लेता हूँ, और अगर होंडा वाले कोई मतलब नहीं अगर हमारे साथ सही तरीके से पेश आते तो वो फिर बाहर से भी इसकी चीजें अच्छी मिल जाती हैं। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा होंडा के साथ? जी मेरी इसकी लाइट टूट गई थी पीछे वाली। अच्छा। होंडा से मैंने वो लाइट पता की थी तो उन्होंने कहा था जी 19,970 रुपए की है। अच्छा। तो फिर मैंने वही लाइट जो है वो बाहर से ली थी, तो वो मुझे तकरीबन कोई 12,000 रुपए की मिल गई थी, ओरिजिनल वाली जो हमारी काबली जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं आया? नहीं सर बिल्कुल भी इशू नहीं आया, वो सेम थी जैसे वो आती है गाड़ियों में ओरिजिनल थी, वो भी ओरिजिनल थी। क्योंकि वो एक होती है ना कस्टमर्स की कंप्लेंट होती है कि फॉग आ जाती है लाइट नहीं के ऐसा अंदर। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब हाई क्वालिटी आपने आफ्टर मार्केट लगवाई और तकरीबन 7,000 आपको सस्ती पड़ गई है। जी बिल्कुल। ठीक है। और रेडिली अवेलेबल है इसके पार्ट्स? जी बिल्कुल, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी आ चुकी हुई है, चल चुकी हुई है, और इसके पार्ट्स आपको हर जगह से मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा चलें इसके बाद मुझे ये बताएं, एक तो इसके एक्सटीरियर के फीचर्स की बात कर लेते हैं जी कि एक्सटीरियर में इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो कौन से इसके अंदर आते हैं गाड़ी में? इसके अंदर जो है जो इसके हेलोजेंस भी हैं। ठीक है। और जो है क्या नाम है नीचे इसके वो आ जाती हैं फॉग लाइट्स, फॉग लैंप्स आ जाते हैं। ठीक है। और वो येलो वाली लाइट्स हैं, लेकिन मैंने चूंकि वो ज़रा रोशनी ज़्यादा अच्छी पसंद करता तो मैंने उसमें वो आफ्टर मार्केट जो LEDs होते हैं वो लगवा लिए सो दैट रात को जो है वो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया। तो उसके अलावा इसके टायर्स का कौन सा साइज इसमें आता है जो बाय डिफॉल्ट आता है? सर जो आता है वो इसमें 16 इंच का रिम आता है, अलॉय रिम आता है, और इसके व्हील भी 16 ही आते हैं। ठीक है। और आपने जो कंपनी फिटेड होता है जो साइज वही अभी यूज कर रहे हैं या मेरे इसमें योकोहामा के टायर्स चल रहे हैं। ठीक है। जो कि उन टायर से थोड़े से चौड़े हैं, मतलब उनकी जो विड्थ उनकी ज्यादा है उनकी। ठीक हो गया। और उससे अच्छा विड्थ अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं टायर की तो उससे आपकी रेजिस्टेंस क्योंकि रोड के साथ बढ़ जाती है, तो कोई आपको लगे कि फ्यूल एवरेज पे कोई इम्पैक्ट आया हो? नहीं इतना कोई नहीं आता, अगर आए भी तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करें अगर ये पहले 13.5 दे रही थी तो फिर ये 13.1 या 13 देने लग जाती है या 13.2 देने लग जाती है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा चलें उसके अलावा इसके अगर बाकी फीचर्स की बात करें, एक तो इसके अंदर सनरूफ आता है जी, और उसके अलावा इसका इंटीरियर जो है इसके आप मुझे ये बताएं इसकी आपको कंफर्ट कैसी लगती है? सर इसका कंफर्ट तो मतलब कि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि होंडा बेसिकली जो है वो है कंफर्ट के लिए। ठीक है। मतलब आपको कंफर्ट चाहिए तो आप होंडा की तरफ जाते हैं, तो कंफर्ट लेवल तो बहुत आला है, क्योंकि मैंने इसमें इस्लामाबाद भी गया हूँ, मैं गुजरांवाला भी गया हूँ, मैं जो है वो फैसलाबाद भी गया हूँ। ठीक है। और मैं ये विहाड़ी साइड पे भी मेरे काम होते हैं, मैं उधर भी गया हूँ। एज एन मैंने इसको जैसे वो मुल्तान रोड है, काफ़ी लोकल रोड है, उस पर भी चलाया है, मैंने इसको मोटरवे भी चलाया है, तो कंफर्ट बहुत आला है। ठीक है, मतलब थकावट नहीं होती लॉन्ग रोड पे अगर आप जाएं इसके कंफर्ट से। और उसके अलावा आप जैसे बता रहे हैं कि मैं GT रोड, मुल्तान रोड वगैरह पे भी गया हूँ, तो इसकी सस्पेंशन के बारे में बताएं, क्योंकि होंडा की कंसिडर की जाती है एज कम्पेयर टू टोयोटा की इसकी थोड़ी हार्ड सस्पेंशन है। नहीं बिल्कुल इसकी तो हार्ड नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है जैसे सिटी वगैरह है उसकी हार्ड है। सिटी मेरे पास पिछले दो मॉडल पुराने सिटी रहे मेरे पास, उनकी हार्ड थी, लेकिन इसकी सॉफ्ट है, उनसे बहुत सॉफ्ट है। ठीक है। और अगर रिबॉन की भी देखा जाए तो उसकी भी हार्ड है, जिसकी वजह से वो लगती है नीचे। इसकी काफी सॉफ्ट है, और इसकी सस्पेंशन का ज्यादा मतलब एज एन काम भी नहीं निकलता जल्दी, जैसे पिछले मॉडल्स का देखा जाए तो रिबॉन का बड़ी जल्दी काम निकलता था सस्पेंशन का, तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसा। अच्छा ऐसा जिसमें कोई वो इशू नहीं? ऐसा कोई इशू नहीं है, बड़ी मतलब सॉफ्ट है इसकी, मेरे लिहाज से सॉफ्ट है। ठीक है। तो इसके AC की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इसको आपने पीक गर्मियों के अंदर चलाया? मैंने इसको बिल्कुल चलाया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 6 माह पहले ली, तो आप देखें 6 माह पहले फुल गर्मी थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने इसको कहीं भी कम नहीं पाया। AC बहुत आला है, देखिए 1.8 इंजन है तो AC तो फिर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तो बिल्कुल इसका है, AC बहुत आला है। ठीक है। और इसकी कोई AC की आपने जब ली है उसके बाद से कोई इशू तो नहीं आया उसकी गैस से रिलेटेड? नहीं कोई इशू नहीं आया, क्योंकि गाड़ी एक्चुअली जब मैंने ली थी तब ये चली हुई थी 78,000 और जेन्युइन 78,000 चली हुई थी। देखिए आपने जब गाड़ी लेनी है तो जहां आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1,50,000 आप ऊपर लगा लें सिर्फ इस चीज के लिए कि आपको एक अच्छी चीज मिल जाए। तो मैंने बस यही किया है। हालांकि गाड़ियां मुझे 30-50 में भी मिल रही थी, लेकिन मैंने इसको 31 में इसलिए लिया, 3150 में इसलिए लिया कि एक तो ये होंडा मेंटेन थी, दूसरा ये टोटल जेन्युइन थी। ठीक है, सही है। तो इस वजह से मैंने इसको लिया, क्योंकि इसकी सारी जो मेंटेनेंस हुई थी वो एक डीलरशिप से हुई थी। सही है। तो वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं होता। और ये फर्स्ट हैंड ही थी जब आपने ली थी? जी ये फर्स्ट हैंड ही थी, मैं इसका सेकंड ओनर। दो बंदों ने यूज की है। ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं इसके जो रियर पैसेंजर्स बैठते हैं, इसका एक तो लेग रूम वैसे तो बहुत इनफ है, मैंने खुद भी इसमें बैठ के देखा, तो इसमें कोई कंप्लेंट आती हो 3 बंदे जब बैठते हैं लॉन्ग रूट के ऊपर, तो कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब हम गए थे लॉन्ग टूर पर तो पीछे आप 3 कह रहे हैं, 4 बैठे हुए थे, 2 आप कह लें
कि उसमें अडल्ट बैठे हुए थे और 1-2 बच्चे शामिल होंगे, तो हम लोग पीछे 4 थे, 2 आगे थे, तो सब कंफर्टेबली बैठे थे। 3 भी बैठे बड़े, तो कोई इशू नहीं होता इसमें। ठीक हो गया। यानी और मैंने खुद भी बैठ के देखा। अक्सर मतलब आप जा रहे हो तो फिर आप थक जाते हैं, तो कोई दूसरा ड्राइव करने लग जाता, तो मैं पीछे बैठ के देखा तो बहुत मतलब कंफर्टेबल है गाड़ी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। और आपको जब जैसे आपने बताया कि आप लोग तकरीबन 5-6 लोग बैठे हुए थे, उस टाइम आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस ये तो नहीं लगती कि थोड़ी अंडर पावर हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा जो उसमें नहीं आता। इसमें सिर्फ ये है कि ये इको का बटन इन्होंने इसमें दिया हुआ है। ये पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है। देखिए, जब आप इसको इको पे चलाते हैं तो ये इसकी जो पिक है वो ज़रा ये रुक के देती है, और जब आप इको ऑफ कर देते हैं तो फिर इसकी पिक जो है वो बेहतरीन होती है। बेशक 3 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, इसकी पिक में फ़र्क नहीं आता है। ठीक है, वो क्योंकि आप इको मोड ऑफ जब करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड वो इंजन की परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है जी। और उसके अलावा इसके अगर हम डिस्प्ले की बात करें, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और आई थिंक इसके अंदर एक बड़ी एडवांसमेंट थी एज कम्पेयर टू आजकल अगर देखें तो, क्योंकि उस टाइम के लिहाज से ये जो इसका डिस्प्ले दिया गया था, ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, वो सारा एज अ हेड्स अप डिस्प्ले के तौर पे आपको बिल्कुल ड्राइवर ओरिएंटेड है सामने, और तमाम इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली आपके सामने डिस्प्ले हुई है। तो आई थिंक ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? शरीफ भाई, इसको जब मैंने लिया था तो इसको लेने की एक सबसे बड़ी वजह इसका इंटीरियर भी था। ठीक है। ये मुझे बेसिकली खुद बहुत पसंद था। इसका ये जो डैशबोर्ड है, ये मुझे खुद बहुत पसंद था। तो ये एक बड़ी मज़े की एग्रेसिव सी लुक थी इसकी, तो इस वजह से भी इसको लिया है मैंने, और इसको मुझे यूज़ करने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब चूंकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो अब ये थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि ये उनका अपना बिल्टअप यूनिट होता है, तो इसमें कैम भी है, इसमें नेविगेशन भी चलता है, सारे मामला चलते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा स्लो हो चुका हुआ है एज कम्पेयर टू अभी का जो टाइम चल रहा है। ठीक है, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस उस तरह नहीं है जिस तरह आजकल गाड़ियों में आ रही है। जी बिल्कुल, बट ये कंपनी फिटेड ही है। ये कंपनी फिटेड ही है। ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज थी कि इसका जो डैशबोर्ड है ना, ओवरऑल इसकी फील है वो बड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड है। जी बिल्कुल, जो टिल्ट उन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल ये टिल्ट आपको फील होता है कि सब इसका पूरा इंटीरियर आपकी तरफ ही है। ठीक है। और दूसरा ये है कि बड़ी एक्सेस के अंदर इसके फीचर्स हैं, लाइक आपको आपकी किसी भी बंदे की कितनी भी हाइट कम हो या ज्यादा हो, बड़ी आपको इजीली एक्सेसिबल है अगर आप इसको यूज करें ना। बिल्कुल, तो आपको ये नहीं कि आपको मूव आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी ये पहुंच में आपकी कोई इसको इशू नहीं होता है। बिल्कुल सही है। और तमाम इसके अंदर कन्वेंशनल बटन बेस्ड इसके अंदर सारे कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अब ये गाड़ी 31-32 के अराउंड ली थी जी। मुझे ये बताएं कि अभी आपको 6 माह हो गए इसको चलाते हुए? जी, मुझे 6 माह हो गए। ठीक है। आपको कोई ऐसे फीचर्स इसके बताएं जो इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हों? एक तो इसका स्टीयरिंग है। ठीक है, मतलब जैसे ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, आपको मतलब अपना ध्यान कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, बार बार इधर नहीं देखना पड़ता। आपको पता है कि आपने वॉल्यूम शॉल्यूम करना है तो इधर से कर लेते हैं। दूसरा, इसका क्रूज बेहतरीन है। जब आप जा रहे हो, आपको पता है कि यार मैंने 4-5 घंटे का मतलब सफ़र करना है, तो आप आराम से उसको 120 पे सेट करके तो आराम से जा सकते हैं, जिससे आपको एवरेज भी अच्छी मिलती है और आपको बार बार जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, देखिए इसका क्रूज जो है, इसमें आप अपनी स्पीड जो है अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पॉइंट्स के साथ डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका स्टीयरिंग जो है एक प्लस पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद दूसरा इसका ये देखिए, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है। ठीक है। अगर आप इसके मतलब दूसरे वेरिएंट के साथ इसको कंपेयर करें तो अगर इसमें जो 1.8 बेसिक है और 1.8 प्रोस्मैटिक है, उन दोनों में ये क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। इसमें आप अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज आई थिंक विच इज़ वेरी गुड। हाँ, इट्स अ परफेक्ट थिंग। और ये वैसे भी टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर तमाम वो इसमें सब चीज़ें हैं, गिवन है इसके अंदर। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी के अंदर अभी आपने जो 32 लाख की ली है, कोई आपको चीज़ लगती हो कि इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है, जो आपकी डिमांड थी कि इस गाड़ी में ये भी अगर होता तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती? आज के ज़माने से मैं इसमें जो मिस करता हूँ वो मैं पार्किंग सेंसर्स मिस करता हूँ। ठीक है। लेकिन चूंकि ये अब देखें 8 साल पुराना मॉडल है, तो उस वक्त तो इतना हमारे पाकिस्तान में इतना रूज नहीं था इन चीज़ों का, ना ही मतलब ये कंपनीज वाले देते थे। आप देखें तो पहले तो एयर बैग भी नहीं आते थे, लेकिन ये है कि वहाँ होंडा थी जिसमें एयर बैग तकरीबन आते थे 1.8 में आते थे। ठीक है। तो फिर इसके जो सेफ्टी के लिहाज से और इसके एयरबैग्स भी बेहतरीन है। इसमें 2 एयरबैग, इसमें ड्यूल है, एक वो आपके सामने और एक ये मेरे सामने।
ठीक हो गया। और बल्कि होंडा की आपने ये एयरबैग्स की बात की है, आई स्टिल रिमेंबर 2021 में जब सिटी का 6th जनरेशन लॉन्च हुई है, जी। तो 5th के अंदर टुवर्ड्स द एंड, मतलब वो 12-13 साल पाकिस्तान में रही है, हाँ। उसके अंदर एयरबैग्स नहीं आए। नहीं, उसमें 1.5 में भी नहीं आए और 1.3 में भी नहीं आए, दोनों में भी नहीं आए। दोनों में अब उन्होंने इंट्रोड्यूस और 1.5 में क्रूज भी नहीं था। अभी वाली 1.5 में उन्होंने क्रूज दिया, जो 1.2 है बेसिक, और 1.2 जो उनकी है सीवीटी, उसमें जो ऑटो है, दोनों में नहीं दिया उन्होंने। दोनों में नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्चुअली जो कंपटीशन है ना मार्केट के अंदर, जब वो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कंपनीज को एक लेवल 1 अप गेम करनी पड़ती है टू कम्पीट इन द मार्केट। और अब जैसे आपने कहा कि पार्किंग सेंसर्स, जाहिर है 2016 में ये मॉडल जब आपने ये लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, 2012 से चल रहा था, आपका 16 मॉडल है, उस वक्त कॉन्सेप्ट भी नहीं था जी बिल्कुल, कि पार्किंग सेंसर्स का और उन चीज़ों का। ये तो जब से क्रॉसओवर सेगमेंट पाकिस्तान में अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को, और लोगों को इतना फीचर्स का यूजेस भी नहीं पता था। एग्जैक्टली, उस वक्त तो बल्कि सेफ्टी में यही था कि अगर आपके एयरबैग्स भी आ रहे हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ। जी बिल्कुल। तो ये तो जब से क्रॉसओवर सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट बैक, वो चीज़ें आ गई हैं, तो वो तो डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर नहीं मिल सकते। तो उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको कोई ऐसा फील हुआ हो कि ये फॉल्ट इस गाड़ी में है? मैं इसको 6 माह से, बल्कि 7 माह होने वाले हैं इसको चला रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई ऐसी वो कह लें आपके कोई फॉल्ट नहीं नज़र आया कि इसमें ये फॉल्ट है। ठीक है। क्योंकि ये सस्पेंशन के लिहाज से, एसी के लिहाज से, ग्रिप के लिहाज से, रोड ग्रिप इसकी बहुत आला है। ठीक है, रोड ग्रिप इसकी बहुत आला है। तो ऐसी एजन कोई चीज़ नहीं है जो इसमें फॉल्ट हो। मतलब होता है ना, गाड़ी अगर आप स्पीड में चला रहे हैं तो कोई बबलिंग करती है या शिवरिंग करती है। जैसे आप करोला को देखें, GLI को आप उसको 130-140 पे लेके जाएं तो वो यूं कांपना शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। मतलब ये तो खैर रीबर्थ का ये इसमें हम ये भी अगर देखें ना, तो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई भी किया गया है, और इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ यंगस्टर्स। तो मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, आपने कोई मॉडिफिकेशन करवाई है इस गाड़ी में? मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई, एक्सेप्ट वन थिंग, वो विच इज़ वो लाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, इसकी फ्रंट लाइट्स में मैंने LED लगवाए। अदरवाइज बाकी जे एज इट इज़ है, जैसे ये आई थी वैसे ही है, कंप्लीटली स्टॉक है ये। बिल्कुल वैसे ही है। देखे ना, मैंने तो इसका वो ये वाला यूनिट भी नहीं चेंज कराया अंदर वाला, हालांकि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा पुराना हो गया, उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे इसको करना चाहिए, क्योंकि पुराना हो गया, इस वजह से। ठीक है। और इसकी अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें, इसकी ट्रंक स्पेस आई थिंक रीबॉर्न से भी ज्यादा थी इसमें। जी बिल्कुल, इसकी, और वो मोर देन इनफ थी। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बताया, जैसे हम लॉन्ग पे जाते हैं तो हम इसमें पीछे काफी सामान रख लेते हैं अपना। ठीक है। बैग्स वगैरह आ जाते हैं, कपड़े, जूते, और भी जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं, वो सब इजीली अगर हम इसको एक तरीके से रखा जाए तो आप इसमें काफी अपना लगेज वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। इवन दैट कि मैं बच्चों की जो साइकिल्स जो है वो बाइसाइकिल्स भी इसमें कैरी कर लेता हूँ, और प्रैम वगैरह भी कैरी कर लेता हूँ, तो मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ कि मतलब आ नहीं रहा या ट्रंक छोटा है या ऐसा कोई सीन है। ठीक हो गया। तो आज आपने वैसे इसकी कोई मार्केट वैल्यू इस टाइम देखी है? क्योंकि आजकल इतनी रैपिडली इंक्रीज हो रही है प्राइसेस के, सेकंड हैंड मार्केट भी जो है बहुत ऊपर जाती जा रही है। मैंने देखा, क्योंकि मुझे थोड़ा हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे तो वो अपनी एक्स देना चाह रहे, तो मैंने कहा चलो इसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने बस वो अपनी चॉइस होती है, तो फिर मुझे मैंने जब देखा कि ये आजकल कितने की चल रही है, तो मार्केट में मैंने देखा इसकी कीमत, लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो कोई 35 मांग रहा है, कोई 34 मांग रहा है, कोई 35-50 मांग रहा है। जिनकी साफ़ सुथरी हैं और सही मतलब 1 हैंडेड हैं और फर्स्ट ऑनर है, वो तो 36 भी मांग रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप मैं ये बेसिकली फॉर व्यूअर्स, मैं ये चीज़, अगर किसी का बजट आज भी 3.5 मिलियन के अराउंड है, तो बेसिकली आपसे मैं ओपिनियन ये लेना चाह रहा हूँ कि अगर आज हम न्यू कार सेगमेंट में देखें तो हमें इस बजट के अंदर आपको हैचबैक्स मिलती हैं, लाइक कल्टस आपको मिलती है, स्विफ्ट मिलेगी, आपको विड्स मिलेगी, आपको जो है वो स्विफ्ट में, बल्कि नहीं स्विफ्ट भी आप 4.1 पे उसका टॉप, लेकिन आप उसका बेसिक वेरिएंट ले सकते हैं, बेसिक ले सकते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यू कार्स आ रही हैं हैचबैक्स में आ रही हैं सारी, बल्कि आपको एल्सवन आपको मिल जाएगी इस बजट के अंदर। बट स्टिल मैं आपको ये शेरी भाई, मैंने एल्सवन भी रखी थी। ठीक है। इसका और एल्सवन का तो कंपैरिजन बनते नहीं है। एक तो 1.5 है, एक छोटी है और बड़ी कंजस्टेड सी गाड़ी है, और वो मैंने लेके चला के और बस अल्लाह करके उसको मैंने वापस सेल किया है। वो नहीं, वो क्योंकि हैवी बी सेगमेंट की है, सी सेगमेंट की लग्जरी है कार। मेरा ये अगर कोई लेना चाहे इस जो है
इस बजट में गाड़ी लेना चाहे तो मैं डेफिनेटली उसको ये गाड़ी रिकमेंड करूंगा। वो ले एंजॉय करेगा गाड़ी को, उसकी राइड अच्छी होएगी। क्योंकि 3.5 मिलियन की जो ब्रैकेट है ना, ये वो ब्रैकेट है जो पहले 1.5 के अराउंड हुआ करती थी हैचबैक्स की। तो अगर आज कोई लेना चाह रहा है तो उसके लिए ये मतलब जैसे आप भी कह रहे हैं, रिकमेंड मैं करता हूँ, क्योंकि आजकल अगर आप सेडान्स पे जाएं तो ऑल आर अबव 5 मिलियन, अगर सी सेगमेंट में हम बात करें। जी बिल्कुल। तो आपकी तरफ से ये गाड़ी रिकमेंडेड है? सर मेरी तरफ से ये 110% रिकमेंडेड है, क्योंकि एक चीज़ मैं खुद चला रहा हूँ, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। सही है। ठीक है, तो इस गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, शर्त ये है कि जो भी बंदा ले बस साफ़ सुथरी चीज़ ले, अच्छी मेंटेनेंस वाली चीज़ ले, तो वो रिग्रेट नहीं करेगा कि मैंने क्या ले लिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी अब तो काफ़ी सारी कंपनीज आ गई, इससे पहले तो 3 ही ब्रांड होते थे, होंडा होता था, सुजुकी थी और टोयोटा थी। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, अब तो कंपटीशन काफ़ी हो गया मार्केट में, बट स्टिल जितनी प्राइसेस हाई हो चुकी हुई हैं, एक आम आदमी की वैसी रीच से गाड़ियां बाहर निकल चुकी हैं, तो सेकंड हैंड जो मार्केट है वो काफ़ी, उसमें एक बूम आ गया दोबारा से पाकिस्तान में। तो आई थिंक हमने तमाम इसकी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक लास्ट चीज़ मुझे बता दें कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो कैसी है? बहुत आला। इसमें 4 स्पीकर्स हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। ठीक है। तो इसका साउंड बेहतरीन है। ठीक है जी, मतलब उस लिहाज से कोई आपको इशू नहीं है? और इसका कंपनी फिटेड ही है अभी तक? ये अभी तक कंपनी फिटेड ही है, जैसी आई थी एज इट इज ही है ये। ठीक हो गया। तो आज अगर आप इस गाड़ी से अपग्रेड करना चाहें, लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, तो आपके क्या माइंड में है? कोई गाड़ी है जिस पे आप अपग्रेड करना चाहेंगे या इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे? नहीं, अगर मैंने अपग्रेड करनी है तो फिर मैं इससे ऊपर जाऊंगा। ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा एलेंट्रा में, चला जाऊंगा 2.0 में। ठीक है। या मैं सोनाटा में जाना चाहूंगा। सही है। ताकि आपको पता चले कि आपने जो है वो चेंज किया है, अपग्रेड किया है। मैं 1.8 दे के 1.8 ही लूंगा तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आपने शेप ही एक चेंज किया है, बाकी सब चीज़ें तो वही हैं। सही है। और आप स्टिल अगर लेना चाहेंगे एलेंट्रा भी, तो आप यूज्ड में प्रेफर करेंगे या फिर नई? ऑब्वियसली मैं यूज में प्रेफर करूंगा, क्योंकि नई तो देखें हमारी इकॉनमी की वजह से ये रेट हुए, अदरवाइज उनके ये रेट बनते नहीं है। हाँ नहीं, ट्रू वैल्यू टू मनी तो नहीं है इस वक्त कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में। कोई भी गाड़ी ऐसे ही है, तो मैं यूज की तरफ जाऊंगा। ठीक है, कि कोई थोड़ी चली हो और अच्छी चली हो और वेल मेंटेन हो। ठीक हो गया। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान में जो डायनामिक्स बन गए मार्केट के, तो प्राइसेस इतनी इनसेन प्राइसेस हो चुकी हुई हैं कि यूज्ड मार्केट में वैसे भी आपको बड़ी वैल्यू टू मनी गाड़ियां मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप नई कोई हैचबैक इस बजट में अगर ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो उतनी वैल्यू प्रोवाइड करती है जो ये गाड़ी प्रोवाइड करती है स्टिल पाकिस्तान में। और एक और बात है ना शरीफ भाई, वो ये है कि जो बंदा एक दफा सेडान चला लेता है ना, वो फिर हैचबैक की तरफ मूव नहीं करता। नहीं, बहुत टफ है वो, आपको जो है वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल भी होता है, और सेकेंडली आपकी एक बूट स्पेस है इसके अंदर। प्रॉपर एक फैमिली कार है ये। बिल्कुल, ये एक फैमिली कार है, और फिर आपका कंफर्ट डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही है। चलें, ठीक हो गया इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन अबाउट दिस कार। और जो भी व्यूअर्स इस बजट के अंदर अगर गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आई थिंक हमने वो तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं जो कि आपके लिए बड़ी यूज़फुल होंगी अगर आप इस बजट के अंदर गाड़ी लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो इस गाड़ी के तमाम हमने स्पेक्स फीचर्स डिस्कस किए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर टाइम के साथ साथ हम अपग्रेड करना चाहते हैं। और इसी में लास्ट इकबाल भाई आपसे मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा कि आपका ऑटो एक्सफिनिटी के साथ आपका क्या फीडबैक है? आप फॉलो करते हैं क्या? आपके उसके रिमार्क्स? जी, मैं अक्सर आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। उसमें ये देखें ना, आप जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, कैसे है। तो जिस तरह आप शरीफ भाई रिव्यू करते हैं, तो वो मैं देखता रहता हूँ, बड़े डिटेल रिव्यू होते हैं आपके। उसमें हर चीज़ बताई जाती है कि क्या है इसके अंदर, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कितने की मिल सकती है, ये सब चीज़ें। फिर उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप लेने जाते हैं तो आपको आसानी हो जाती है, और आपको चीज़ों का ऑलरेडी पता होता है। जैसे फर्ज करें, अगर किसी बंदे ने इस गाड़ी का रिव्यू नहीं देखा तो वो लेने जाएगा तो उसको नहीं पता होगा कि यार इसमें क्रूज है, नहीं है, 1.8 क्या है, बेसिक वेरिएंट कौन सा है, 1.8 प्रोस्मेटिक कौन सी है, ओरियल प्रोस्मेटिक कौन सी है, यूजी कौन सी है। तो ये सब चीज़ें हमें ये इस तरह रिव्यूज देख के ही समझ में आती हैं। बिल्कुल सही है। और ओनर्स रिव्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग दैट कि आपकी अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, जो आपको सेल कर रहा है वो तो आपको तारीफ ही करेगा, बट एक ओनर पर्सपेक्टिव से जब आप उस चीज़ को देखते हैं ना कि एक ओनर का क्या उसके बारे में फीडबैक है, तो वो आपको प्रॉपरली ज़्यादा हेल्प कर देता है। वो आपको ज़्यादा, और जो है ना
आप देखें कि उसमें आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं तकरीबन सारे कवर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक वो तमाम जो एक लोगों के आम क्वेश्चंस होते हैं किसी भी गाड़ी के मुतालिक, वो आई थिंक वो तमाम उसके अंदर आंसर भी हो जाते हैं और डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस की बेस पे आप अपना डिसीजन आसानी से मेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्यूअर्स, आई होप दिस वाज वेरी यूज़फुल फॉर यू। अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। उसके अलावा इस वीडियो को आप लाइक करें और अपनी अगर ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, अगर आप ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं होंडा सिविक रीबर्थ, तो इसके बारे में अपनी ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि मज़ीद यूज़र्स के लिए बड़ी वो इंपॉर्टेंस उसकी होती है और उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, वंस अगेन सब्सक्राइब इट। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मीट you in another video next time. Till then, take care. Allah Hafiz.